मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला हाल ही में कुछ चर्चाओं में हमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर एएसआई जो हमारा सर्वे डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसने अनुमति, क्योंकि राम मंदिर जैसे 22 जनवरी को जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होता है और देश के विभिन्न वो स्थान जहां पर मस्जिद और मंदिरों का विवाद चल रहा है, उन विवादों में मध्य प्रदेश का धार जिला भी प्रमुखता आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भोजशाला के बारे में, और भोजशाला से ज्यादा चर्चा करने का है भोजशाला जिसने बनवाई, जिनका नाम था इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक राजा भोज। क्योंकि हमारे सिलेबस में राजवंश प्रमुखतया हमें दिए हुए हैं। भोजशाला हाल ही में, ये पेपर की कटिंग जस्ट कल की ही है, 30 अप्रैल 2024। क्या लिखा आता है? भोजशाला सर्वे पर रोक से इंकार, एएसआई को 8 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट। क्योंकि यहां पे मांग करी गई थी कि भोजशाला पे जो सर्वे की अनुमति दी गई है उस पे उसको रोक लगाई जाए। तो चूंकि भोजशाला हाल ही में बड़े चर्चे में है, तो आपसे परीक्षाओं में भोजशाला नहीं आएगा, आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे राजा भोज। देखिए, ये लिखा है धार जिले में भोजशाला पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे पर रोक लगाने से हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बेंच ने फिर से इंकार कर दिया। तो हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन ने इंकार किया। हमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है भोजशाला और इनको बनाने वाले राजा भोज। तो चलिए बात करते हैं इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक, इतिहास का मेरा व्यक्तिगत बहुत फेवरेट शासक, जिसके बारे में कहा जाता था कि अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। यह धारा नगरी सदा धारित होने वाली, जहां सरस्वती को भी आलंब प्राप्त है, सदा लंबा सरस्वती। पंडिता मंडिता, विभिन्न प्रकार के पंडित विद्वान जहां मंडित हो रहे हैं, विभूषित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोजराजे भुवि स्थिते, राजा भोज अभी पृथ्वी पर स्थित है। तो चलिए बात करते हैं महान शासक की, जिसका नाम है राजा भोज या भोज महान। आपने देखा होगा, आप भोपाल गए होंगे तो तालाब में राजा भोज की यही प्रतिमा आपको मिलेगी भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही भोज से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि भोजशाला हाल ही में बहुत चर्चा में रह रहा है। तो देखिए, भोजराज के पिताजी का क्या नाम था? सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज की शादी हुई थी एक नाग कन्या जिनका नाम है शशि प्रभा, और शशि प्रभा से विवाह के उपरांत ही सिंधुराज और शशि प्रभा का एक योग्य पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम होता है क्या? राजा भोज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नाग कन्या शशि प्रभा और सिंधुराज का पुत्र भोजराज परमार वंश का कौन सा शासक था? नवा राजा। तो राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से। हमारे सिलेबस में डायनेस्टीज हमें दी हुई है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश हमें दिए गए हैं, उनको भी हमें प्रमुखतया से पढ़ना है। ठीक है, राजा भोज जब जीवित थे तो ये पंडितों द्वारा या विद्वानों द्वारा यही कहा जाता था कि ठीक है, भोजराजे तो ये सदा धारित अभी नगरी है, धारा नगरी, और यहां पर सरस्वती को भी आलंब है, विद्वान मंडित हो रहे हैं। अब राजा भोज के बारे में हम अगर बात करें तो राजा भोज की उपाधि, बहुत सारी उपाधि, इस उपाधियों से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतिहास का कितना महान शासक रहा होगा। राजा भोज युद्ध में माहिर, या राजा भोज से घुड़सवारी आप करवा लीजिए, वो गायन में माहिर है, वो साहित्य, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लगभग 500 से ज्यादा विद्वानों को आश्रय प्रदान किए हुए हैं। आप उनसे कुछ भी, राजा भोज एक वर्सटाइल पर्सनालिटी। तो इनके बारे में हम देखते हैं, इनको इतनी सारी उपाधि याद करने की जरूरत नहीं है। एक जैसे आप याद करेंगे मालव मंडल मालवाधीश, ये थोड़ी सी आपसे पूछी, या मालव चक्रवर्ती जो मालवा से संबंधित है। और यहां पर मैं आपको, जैसे ये अहिंद्र आपसे पूछा जा सकता है, अभिनव अर्जुन, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर एक आपको उपाधि आएगी नव विक्रमादित्य, नव विक्रमादित्य, या परम भट्टारक, परम भट्टारक। ये उपाधियां थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ये याद कर लीजिए आप। तो केवल मालवाधीश, मालव मंडल, मालव चक्रवर्ती, एक और आती है मालव, मालवा के कौन? भूपति, मालवा भूपति। कभी समय रहेगा और आप लोग चाहेंगे तो हम परमार वंश पर अलग से एक पूरा वीडियो लाएंगे, पूरे परमार के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजा भोज की उपाधि मालव भूपति, नव विक्रमादित्य। विक्रमादित्य देखिए उपाधि है, किसी राजा का नाम नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नव विक्रमादित्य, पहले विक्रमादित्य हुए थे गर्दबिल्ल वंश के, वो इतने योग्य थे, इतने ज्यादा वीर थे कि उनके नाम पे लोग उपाधि रखने लगे। और इतिहास में अब तक कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 16 विक्रमादित्य। आखिरी कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनकी लड़ाई हुई थी किससे? पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर से। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। ये नव विक्रमादित्य किसको उपाधि मिली थी? राजा भोज।
भोज ने महमूद गजनबी के विरुद्ध, अब भोज के हम अगर सैन्य अभियानों के बारे में बात करें, ठीक है, तो भोज के देखिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करेंगे भोज को कैसे पढ़ना है। आप मेंस में भी पढ़ेंगे तो किसी भी शासक को ऐसे पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे आप किसी भी शासक को, जैसे उसकी सैन्य उपलब्धि या उसका राजनीतिक कार्य, उसकी स्थापत्य, उसकी कला, ठीक है, उसके काय के बारे में बात करेंगे, सॉरी, उसकी स्थापत्य, उसकी कला के बारे में भी हम बात करेंगे, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और उनके दरबारी कवि हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक करके हम राजा भोज के पहले सैन्य अभियान देखते हैं, फिर स्थापत्य, कला, रचनाएं, दरबारी, और इतना महान शासक। प्रश्न यह भी उठेगा कि इतिहास में मरा कैसे, ये समाप्त कैसे हुए थे, ठीक है। तो चलिए, महमूद गजनबी नाम सबने सुना है। लगभग 1000 ईस्वी के समय महमूद गजनबी भारत में 17 आक्रमण करता है, 1001 से लेकर, और हम देखेंगे 1027-28 तक। तो महमूद, ये हेनरी इलियट के हिसाब से, तो महमूद गजनबी जब अटैक करता है यहां पर भारत में, तो जब भारत में अटैक करता है तो कुछ राजाओं को बड़ा बहुत ऐसा लगता था कि भारत को बचा लिया जाए, और उनमें राजा भोज एक थे। और यहां पे शाही वंश था हमारे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उनका राजा था आनंदपाल, और इस आनंदपाल को हेल्प करी थी किसने, राजा भोज ने, कि तुम गजनबी से लड़ो, हम तुम्हें हेल्प करते हैं। राजा भोज के चर्चे इतने थे कि गजनबी कभी राजा भोज से भिड़ने आया ही नहीं, इस तरफ मालवा तरफ देखा ही नहीं। एक चंदेल शासक थे विद्याधर, और एक मालवा के शासक कौन थे, राजा भोज, और ये दोनों इतने योग्य शासक थे कि कभी महमूद गजनबी मध्य प्रदेश नहीं आया, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इसने अटैक नहीं किए, ठीक है। भोज ने कलचुरी शासक गांगे देव को भी हराया है, चोल नरेश जयसिंह को भी हराया है। गांगे देव के साथ ही एक हमें नाम आता है तैलप का, और गांगे और तैलप ने संयुक्त अभियान किया था राजा भोज पर। राजा भोज धार, राजा भोज की राजधानी क्या है, धारा नगरी। पहले उज्जैन में थे परमार, उज्जैन से धार आ गए थे, तो राजा भोज अभी धार में है, मालवा वाले क्षेत्र में। तो ये गांगे देव और तैलप का नाम साथ में पढ़ा जाता है। गांगे देव कलचुरी शासक है, तैलप चालुक्य शासक है। और ऐसा होता है कि एक बार खबर फैल गई कि गांगे और तैलप राजा भोज की नगरी पर अटैक करने वाले हैं, तो लोग राजा भोज को बड़ा, राजा भोज बड़े विद्वान थे, बड़े वीर थे, बड़े योद्धा आदमी थे। तो सामान्य जब लोगों में चर्चा चली कि गांगे देव और तैलप आने वाले, तो उन्होंने कहा, अरे यार, कहां राजा भोज और कहां जी गंगू तेली। तो ध्यान रखिएगा कि यह कहावत यहां इतिहास से आई है, वो किसी जाति से संबंधित नहीं है। गंगू बोल दिया गांगे को, तैलप मतलब ये बेइज्जती में बोलते सामान्य, अरे कहां वो कहां जे, उन्होंने कहा कहां राजा भोज कहां जे गंगू तेली, जे का लड़ेंगे राजा भोज से, जे कैसे अटैक करेंगे। तो यहां से वो कहावत भी बनी थी, ये हमें एक नई चीज सीखने मिली, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं भोज, इनके स्थापत्य क्या थे। राजा भोज ने बहुत सारे, देखिए राजा भोज के जो हम अगर अटैक के बारे में बात करेंगे तो दोनों नहीं रहे, महमूद गजनबी का आनंदपाल और ये हमने प्रमुख लिख दिए। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे अटैक थे जो राजा भोज के समय हुए थे। चालुक्यों से लड़ा था, चंदेल शासक विद्याधर से लड़ा था। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो दक्षिण में भी कुछ शासकों से इसने लड़ाई की थी, ठीक है। गजनबी के विरुद्ध तो ऐसा कहा जाता है कि इसने अफगानिस्तान मार के, भी मैं बताता हूं, अफगानिस्तान तक इसने अटैक किया था। तो राजा भोज की अगर हम सैन्य उपलब्धि के बारे में कहें तो बहुत सारी उपलब्धि, हम मेन अभी दो जानेंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से दो महत्वपूर्ण ज्यादा रहेंगे। मुख्य आता है राजा भोज का स्थापत्य, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी। धार में, यहां धार लिख दिया है, धार में संस्कृत के अध्ययन के लिए कौन सा, भोजशाला का सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया। और यहां पे कौन सी देवी की प्रतिमा थी, वाग देवी की प्रतिमा, संबत 1091 ईस्वी सन 1034 में बनवाई गई थी। साहब अभी कहां है जी प्रतिमा, अब तो चली गई लंदन के म्यूजियम में। हुआ क्या था, आप अब सोचेंगे कि यह विवाद क्या है। देखिए राजा भोज ने धार में भोजशाला नामक एक सरस्वती मंदिर बनवाया और वहां पर वाग देवी की मूर्ति स्थापित करवाई। कालांतर में अगर आप देखोगे तो, अगर हम देखेंगे तो वहीं पर राजा भोज के बाद अगर आप थोड़ा सा मालवा का इतिहास देखोगे तो मालवा में एक मुस्लिम शासक आता है जिसका नाम है दिलावर खां गौरी। और दिलावर खां गौरी इस संस्कृत विद्यालय या संस्कृत मंदिर को तोड़वा देता है, इस सरस्वती जी के मंदिर को तोड़वा देता है। कौन, दिलावर खां गौरी। दिलावर खां के बाद, इसको आप पढ़ेंगे पृथक से, दिलावर खां के बाद इतिहास में एक शासक आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी भी भोजशाला के मंदिर को तोड़वाकर वहां पर मस्जिद के निर्माण, ये दोनों ही मस्जिद के निर्माण में सहायक थे। तो अब स्थिति ऐसी बनी है कि एक तरफ ये मंदिर बना हुआ है और यहीं पे पास में एक तरफ आपको ये
मस्जिद मिलेगी, और ये बिल्कुल एक ही प्रांगण में है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब यहां पर सरस्वती जी की आरती होगी, यहां पे नमाज होगी, और ये विवाद बहुत पहले से चल रहा है। कुछ 2015-16 में तो इतना बढ़ गया था कि शासन को निर्धारित करना पड़ा कि प्रत्येक मंगलवार प्लस बसंत पंचमी, प्रत्येक मंगलवार और बसंत पंचमी पर कौन पूजा करेंगे? हिंदू। और प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मा को कौन पूजा, मतलब कौन नमाज अता करेंगे? इस्लाम, मतलब मुस्लिम पक्ष। और यह स्थिति एक बार क्या हुआ था, बसंत पंचमी और जुम्मा एक ही दिन पड़ गया था, तो इसमें और दिक्कत गई थी, विवाद बन गए थे। तो आप वो देख सकते हो। तो ये इसलिए हम राजा भोज के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि भोजशाला से आपको अधिकतम क्या पूछेगा, या तो दिलावर खां का नाम पूछ लेगा, या अलाउद्दीन खिलजी का, या राजा भोज का, या ये पूछेगा धार का कौन सा स्थान जो विवादित है, भोजशाला। या पूछता है, एक फेमस क्वेश्चन है कि धार के भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है, तो हम सीधा दे देंगे वाग देवी। वाग देवी मतलब वाक मतलब वाणी, देवी मतलब देवी, तो वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। सीधे प्रश्न बनते, भोजशाला में किसकी मूर्ति थी? वाग देवी। अब कहां पहुंच गई? लंदन के म्यूजियम में। फिर अंग्रेज ले गए थे, ना हमारी ना तुम्हारी, हम ले जा रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाते सामान्य क्वेश्चन। भोजशाला में कौन की मूर्ति? बाग देवी की। कहां है? लंदन में। किसने बनवाई? राजा भोज। दिलावर और अलाउद्दीन ने इसको बाद में तोड़वा उड़वा के मस्जिद बनवा दी। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि भोजशाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें राजा भोज आ जाते हैं। तो सर, भोज राजा ने बाग देवी के अलावा और क्या बनवाया? देखो ये देखो, यहां आज भी लंदन संग्रहालय में कैद है। कैद शब्द अच्छा नहीं लगता, लंदन संग्रहालय में स्थित है। सरस्वती जी को कौन कैद करेगा? ठीक है। इसके अलावा देखिए, भोज ने धार, मांडल तथा उज्जैन में सरस्वती कंठाभरण नामक भवन बनवाए। ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट अपन दो तीन चीजें अगर और देखेंगे, तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जहां कहां पर स्थित है? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में कोई नाम बताएगा? कौन सा नाम है? भोज मंदिर। भोज मंदिर भी कौन ने बनवाया था? राजा भोज ने। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा। इसके संबंध में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि राजा भोज की पत्नी को वही व्रत खोलना था, पूजा करनी थी, तो रात भर में बना है, इसलिए अधूरा छूटा है। यह कथा उतनी ज्यादा ठीक नहीं लगती। ये कहते हैं कि जब महमूद गजनबी गुजरात आया और गुजरात में उसने सोमनाथ पर अटैक किया, तो जब उसने सोमनाथ पर अटैक किया तो सोमनाथ, ये शैव धर्मावलंबी था, ये शिव जी को बहुत मानता था। सोमनाथ पर जैसे ही महमूद गजनबी ने अटैक किया, इसको बड़ा गुस्सा है। और कहते हैं, एक खुर्ची करके मध्यकालीन इतिहासकार है, उनकी किताब तो नहीं आती, लेकिन उनकी किताब का ट्रांसलेशन किया है लैनपूल ने, मिडाइवल इंडिया अंडर द माउंटेन रूल, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत। उसमें वो कहते हैं कि राजा भोज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लैनपूल कह रहा है कि राजा भोज, और खुर्ची कह रहा है, लैनपूल अनुवाद कर रहा है कि राजा भोज सोमनाथ पर अटैक करने का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान चला गया, और अफगानिस्तान में उसने गौरी गजनबी ने जितना सोना चांदी सोमनाथ में लूटा था, वो सब वहां से ले आया। यह है अद्भुत शासक। और यहां ले आके उसने कहा कि हम मध्य प्रदेश में एक मंदिर बनवाएंगे। कौन सा मंदिर? भोज मंदिर। और इसी भोज मंदिर को, इसी कारण इस भोज मंदिर को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का सोमनाथ। सोमनाथ टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? भोज मंदिर रायसेन। ये भी फैक्ट बन जाएगा, पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का सोमनाथ, भोज मंदिर। एकाश्म मूर्ति, एकाश्म का अर्थ क्या होता है? एक ही पत्थर से बनी मूर्ति, उसको क्या बोलते हैं? एकाश्म मूर्ति। और ये अधूरा इसलिए था, संभवतः राजा भोज इसका निर्माण करवा रहे होंगे, और निर्माण करवाते करवाते इन पर अटैक कर दिया, तभी हम आगे देखेंगे। लक्ष्मीकर्ण, यहां पर अगर आप देखोगे तो कलचुरी शासक जो गांगे देव थे ना, उन्हीं गांगे देव का लड़का आ जाता है लक्ष्मीकर्ण। एक चालुक्य शासक मिलते हैं भीम, और एक और मिलते हैं सोमेश्वर। ये तीनों लोग मिलकर अटैक करते हैं और राजा भोज की हत्या कर देते हैं। तो संभवतः ये मंदिर बन रहा होगा, तभी इन लोगों ने अटैक कर दिया। इन लोगों ने अटैक कर दिया तो क्या हुआ होगा? जैसे इन लोगों ने अटैक किया, और इन लोगों के अटैक करने के कारण क्या हुआ होगा? वो मंदिर अधूरा छूट गया, फिर किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया उस मंदिर को बनवाने। तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो एक तो हमने देखा कौन सा? भोज मंदिर। ठीक है, भोज मंदिर। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे, वाग देवी की भोजशाला देख ही लिया। एक आप देखोगे भोजताल, या भोजसर झील, कहां पर है ये है अपने कहां पर? भोपाल में। और अगर आप देखोगे तो 2002 में इस भोजताल को काय में ऐड किया गया है? रामसर साइट में। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा कि भोजताल को 2002 में रामसर साइट में ऐड किया गया। ये भोजताल निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था।
ठीक है, चलिए और देखते हैं इनकी स्थापत्य के बारे में। तो इन्होंने देखिए अनेक प्रसाद मंदिर तालाब, ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एक मंदसौर का हिंगलाजगढ़ याद रखिएगा। एक आप याद रखेंगे ये लिखा भोजेश्वर मंदिर रायसेन का, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं, ये पूछा गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 में प्रश्न आया था कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राजा भोज ने। अच्छा, राजा भोज के बारे में एक और यहां पे ऐड कर लेना, इन्होंने रायसेन में एक साइक्लोपियन मिट्टी का बांध, एक साइक्लोपियन बांध भी बनवाया था। साइक्लोपियन बांध कहां बनवाया था? रायसेन में। कौन ने बनवाया था? राजा भोज ने। शायद होशंग होशंग शाह ने इसको बाद में तोड़ दिया था, शायद था ऐसा कुछ, होशंग शाह गौरी आया था उसने तोड़ दिया था, लेकिन बनवाया था। ये कौन सी नदी के किनारे बनवाया था? तो रायसेन में अगर आप बताओ तो कौन सी नदी है? बेतवा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राजा भोज ने भोजपुर भोजेश्वर मंदिर का, इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं। और क्या करवाया है? साइक्लोपियन बांध बनाया। कहां पे? रायसेन में। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के तट पर। चित्तौड़गढ़ का कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और भोजसर झील, भोजसर झील कहां पे है? भोपाल का, भोपाल में। और इसको रामसर साइट, अब साहब रामसर साइट क्या है, इसके बारे में चर्चा कभी पृथक से करेंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी रामसर साइट है केवल ये सुन लीजिए आप, 4 है। 2002 में तो भोजताल को जोड़ी गया था। इसके अलावा कौन सी? यशवंत सागर, सिरपुर तालाब, ये दोनों इंदौर में है। और एक आप देखेंगे सांख्य सागर कहां पे है? आपके यहां पे शिवपुरी में। तो ये आप रामसर साइड भी याद रखिएगा। चलिए, राजा भोज ने और क्या बनवाया था? तो राजा भोज की स्थापत्य इतने ही याद करना है अपन को, ठीक है। कौन कौन सी याद करना है? एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भोजशाला, जो पूछे जाने की 99% संभावना है। फिर सरस्वती कंठावरण नामक, ऐसे पूछा जाएगा, सरस्वती कंठावरण नामक नगर भवन या नामक भवन किस मध्य प्रदेश के शासक द्वारा बनवाया गया? मध्य प्रदेश के किस शासक द्वारा बनवाया गया? आपसे पूछा जाएगा। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर तो एक बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा सकता है। भोजसर झील, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। साइक्लोपियन बांध कौन सी नदी? रायसेन में किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब हमने कहा था कि राजा भोज अद्भुत लेखक भी था, बहुत अच्छा लिखता था। तो देखिए इसकी रचनाएं, महाराजा भोज ने अपने युग में सभी ज्ञात विषयों पर 84 ग्रंथ लिखे। और आप देखेंगे कि कुछ ग्रंथ तो इसने ऐसे लिखे थे कि एक रात में, भाई अभी रात में 8 बजे से लिखना शुरू करेंगे, सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगा। इतने भयंकर तरीके से, कितना बुद्धिमान रहा होगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, हम इन पर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं कि इससे कभी ऐसे शासक भी हमारे इतिहास में हुए। तो देखिए, एक तो ये याद रखिए, भोज प्रबंधनम आपसे पूछा जाएगा। राजा भोज की आत्मकथा क्या है? राजा भोज की आत्मकथा का नाम क्या है? भोज प्रबंधनम। फिर महाराजा भोज वास्तुशास्त्र के जनक माने जाते हैं। खैर ठीक है, ये माने जाते हैं बात अलग है, और होना बात अलग होती है। समरांगण सूत्रधार, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछी जाएगी। राजा भोज वास्तुशास्त्र के जनक माने जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है वास्तुशास्त्र से संबंधित राजा भोज का कौन सा ग्रंथ है। तो राजा भोज का वास्तुशास्त्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? समरांगण सूत्र या समरांगण सूत्रधार। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर चलिए आगे देखें। आगे देखें, उन्होंने मात्र एक रात में, ये देखिए, उन्होंने मात्र एक रात में गद्य पद्य सहित चंपू रामायण की रचना की। अच्छा, चंपू क्या होता है? किसी को आइडिया है? चंपू का मतलब होता है ऐसा काव्य जो गद्य में भी लिखा जाए और जो पद्य में भी लिखा जाए। गद्य मतलब पैराग्राफिकल, पद्य मतलब कविताएं, आधुनिक रैप कह सकते हो। तो जो गद्य में भी लिखा जाए, पद्य में भी लिखा जाए, वो कहलाता है चंपू। तो ये चंपू रामायण की रचना इन्होंने एक रात में कर दी थी। इसके अलावा कुछ आपको याद करना है, तो आपको याद होना चाहिए ये सॉरी, समरांगण सूत्र हम बात कर चुके हैं, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, युक्ति कल्पतरु ये याद रखना है आपको, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, तत्व प्रकाश, श्रृंगार शतक और श्रृंगार मंजरी। कम से कम ये इतनी, उसने 84 ग्रंथ लिखे, अपन 10 तो याद कर लो। उसने लिख दिया, अपन कम से कम नाम ही याद कर लो, है ना। तो समरांगण सूत्र, युक्ति कल्पतरु, सूत्र वृत्ति, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, तत्व प्रकाश, पतंजलि योग, राजभ्रमांक, आज भ्रमांक है, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शतक और भोज चंपू। तो क्या आप ये याद कर लेंगे? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ था। भोज ने अपने ग्रंथों में विमान बनाने की विधि का वर्णन किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। नाव और बड़े जहाज बनाने का विस्तार पूर्वक बताइए, किस तरह खिलों को जंगरोधी किया जाए, ये सब बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रोबोटिक्स पर भी काम किया, धारा नगरी में तालाबों में यंत्र चलित पुतलियों, ठीक है, ये मेंस का मटेरियल है।
तो मेंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीधा, मान लीजिए कभी कभी हमें अप्रत्याशित मिल जाता है, आपको 10 नंबर में राजा भोज की ऐसा आ जाए कि राजा भोज का स्थापत्य और कला के बारे में वर्णन कीजिए, आपको 10 नंबर में 200 शब्द लिखना, तो ये इस टाइप की चीजें ऐड कर दें, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा भोज के दरबारी विद्वान। राजा भोज के कौन कौन से दरबारी विद्वान रहे? आईन अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार भोज की राजसभा में कितने विद्वान थे? 500 से अधिक, 500 प्लस, 500 लिखा है इसमें, मैं कहूंगा 500 प्लस। और इसमें साहब हमें 500 ही तो याद होंगे नहीं, तो एक तो कल्लू भास्कर भट्ट, एक कल्लू दामोदर मिश्र, एक धनपाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 पीएससी में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं पूछा जा चुका है। क्यों पूछा जा चुका है? इसके पीछे भी कहानी यह है कि धनपाल जो थे, धनपाल ने अपना लिया था कौन सा धर्म? जैन धर्म। धनपाल ऐसे कवि थे, यह पूछा गया था 2020 के पीएससी का यह प्रश्न है कि राजा भोज के दरबारी ऐसे कौन से दरबारी थे जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। तो अब देखते हैं राजा भोज के ऐसे कौन कौन से दरबारी थे जिनने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो राजा भोज के एक तो धनपाल मिल ही गए, ठीक है, धनपाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, धनिक, धनंजय, धनपाल, ये सब ठीक है, लेकिन अपन जैन धर्म को देखा तो एक तो धनपाल, एक याद रखिए देवसेन। देवसेन, देवसेन ने काय की रचना करी? दर्शन सार। एक आपको मिलेंगे कौन? प्रभाचंद्र सूरी। ये वो विद्वान है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। प्रभाचंद्र सूरी, प्रभाचंद्र सूरी ने काय की रचना करी थी? ये भी जैन विद्वान, रचना इनका नहीं मिलता है, इनकी रचना याद रखें दर्शन सार। धनपाल की कौन सी? तिलक मंजरी। तो ये विद्वान भी आप याद रखिएगा कि राजा भोज के दरबार के ऐसे विद्वान जिन्होंने जैन धर्म अपनाया। इसके अलावा वो तो थे ही भास्कर भट्ट, इसके अलावा जिनने जैन धर्म वाल नहीं है, भास्कर भट्ट। इसके अलावा आप देखोगे तो कौन से? दामोदर दास, ये सब भी हमें मिलेंगे। ठीक है, दामोदर दास, भास्कर भट्ट, देवसेन, धनंजय मिल जाएंगे। धनंजय की रचना कौन सी थी? धनंजय की रचना थी दशरूपक। क्योंकि भोज का पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी रही है, ये 500 ऐसे अपने आप पैदा नहीं हो गए। भोज के पापा थे सिंधुराज, उनके दरबार में भी थे। उनके पापा थे बागपति मुंज, बागपति मुंज के दरबार में थे कौन? ये अगर आप बात करेंगे वो पद्मपाल वगैरह कुछ ऐसे थे जिन्होंने नव सहस्त्रांक चरित लिखा था। पद्मगुप्त, पद्मगुप्त ने नव सहस्त्रांक चरित, आपके भी फरवरी मार्च में पेपर हुआ था ना कराधान सहायक था, उसमें पूछा था कि नव सहस्त्रांक चरित के रचिता पद्मगुप्त किसके दरबार में रहे? सिंधुराज के। तो ये लगातार थे, तो ये धनिक थे, एक धनिक थे, यशरूपाव लोग, धनंजय थे, दशरूपक, तिलक मंजरी, धनपाल, तो धनक, धनंजय, धनपाल, हलायुद्ध, ठीक है, पद्मगुप्त, ये सब दरबार में, ये सब राजा भोज के भी रहे। आप इतने याद रखिए, भास्कर भट्ट, दामोदर दास, धनंजय, धनपाल, देवसेन, प्रभाचंद्र। क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म को अपनाने वाले कौन थे? धनपाल। तो आप 2-3 और याद कर लो, देवसेन भी याद कर लो और प्रभाचंद्र सूरी भी याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसे विद्वान मिलते नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग विद्वान मिल गए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजा भोज के वही दरबारी विद्वान अलग से मिल गए अपन को, भास्कर भट्ट, दामोदर, धनपाल। इसके अलावा हमने देखे थे धनंजय, और जैन धर्म को अपनाने वाले कौन थे? देवसेन। देवसेन के अलावा कौन था? प्रभाचंद्र सूरी। तो ये राजा भोज का एक थोड़ा सा एक हमने ओवरव्यू देखा है। मेंस में पढ़ेंगे थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ा हमने आज राजा भोज? ये स्टैटिक है, ये हमारे मध्य प्रदेश प्रीलिम्स मतलब लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा में राजवंश में परमार वंश इंपॉर्टेंट है। और परमार में भोज क्यों आएंगे? क्योंकि भोजशाला विवाद में चल रहा है। और ध्यान रखिए ऐसे टॉपिक जो करंट में विवाद में चलते हैं वहां से स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो भोजशाला के बारे में जाना कि भोज ने बनाया, दिलावर खां अलाउद्दीन ने मस्जिद बनवा दी। उसके बाद हमने पूरा राजा भोज को देखा। और इतना बड़ा विद्वान साहब मरा कैसे? तो हमने देखा था ना, ये सबसे लड़ रहा है, ये गजनबी से भी लड़ रहा है, ये चंदेलों से भी लड़ रहा है, ये कलचुरियों से भी लड़ रहा है, चालुक्यों से भी लड़ रहा है। तो एक त्रिगुट बनाया जिसमें कलचुरी शासक थे लक्ष्मीकरण। लक्ष्मीकरण के संबंध में एक फैक्ट, हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है? लक्ष्मीकरण। तो लक्ष्मीकरण, एक राजा मिलेंगे तुम्हें भीम, भीम प्रथम, और एक राजा मिलेंगे सोमेश्वर प्रथम। चालुक्य राजा थे ये लोग। तो भीम प्रथम, सोमेश्वर प्रथम और कौन? लक्ष्मीकरण। इन तीनों ने मिलकर अटैक कर दिया कौन पर? राजा भोज पर। और राजा भोज पर तीनों ने मिलकर राजा भोज को की हत्या कर दी, उसे मार दिया। और अब इतिहासकार क्या लिखते हैं? तब क्या लिखते थे? अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता खरबे भोज सर्वे भोज राजे भुवि स्थिते। और अब जब राजा भोज मर गए हैं तो अद्य धारा निराधारा,
यह धारा नगरी निराधार हो गई है। क्यों? अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, क्योंकि जिस सरस्वती को आलंब प्राप्त था अब वह निरालंबी हो गई। तो अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोजराजे दिवंगते, क्योंकि राजा भोज अब समाप्त हो गए हैं, इसलिए सारे पंडित खंडित हो गए हैं, सरस्वती निरालंब हो गई हैं और ये साधारा नगरी निराधार हो गई। यही इसमें लिखा है। कलचुरी शासक कौन थे? लक्ष्मीकरण कर्ण लिखा है। गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम तथा कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर, इनने संयुक्त रूप से भोज की राजधानी धार पर आक्रमण किया और राजा भोज की मृत्यु हो गई और विद्वानों द्वारा ये कथन किए गए। तो मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।